हॉल में बैठी हुई उर्मिला जी अपनी सहेलियों के साथ चाय पकौड़ों का आनंद ले रही थी। तभी उनकी बहू निशा अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और उर्मिला जी से चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठने की, वह भी अपनी पूरी सहेलियों के साथ। पूरी डाइनिंग टेबल गंदी करके रख दी है आपने। खाने की भी तमीज़ नहीं है आपको। पूरी डाइनिंग टेबल पर पकौड़े की चटनी फैली हुई है। अभी के अभी उठिए यहाँ से और वहाँ नीचे चटाई बिछाकर बैठ जाइए। जो भी खाना है वहीं बैठकर खाइए। मेरी इतनी महंगी डाइनिंग टेबल को गंदा मत कीजिए। आपको पता है मेरे पापा ने शहर की सबसे बड़ी दुकान से यह डाइनिंग टेबल खरीद कर मुझे शादी में दी है। इसकी कीमत 1-1.5 लाख से कम नहीं है। आपने तो कभी ऐसी डाइनिंग टेबल देखी भी नहीं होगी। और डाइनिंग टेबल ही क्या, पूरा फर्नीचर एक से बढ़कर एक दिया है मेरे पापा ने। माँ जी, ऐसे क्या देख रही हो? जल्दी से उठिए यहाँ से और इसे साफ भी कीजिए। उर्मिला जी अपनी सहेलियों के सामने अपनी बहू का मुंह देखती रह गई। दरअसल उर्मिला जी के बेटे की शादी को अभी 2.5 महीना हुआ था। बहू के मायके से दहेज में डाइनिंग टेबल, फ्रिज, सोफ़ा, टीवी, गाड़ी सब कुछ आया है, लेकिन बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी सास उर्मिला जी उसके मायके से आए हुए किसी भी सामान को इस्तेमाल करे। इसलिए आज उसने मोहल्ले की सभी औरतों के सामने अपनी सास को खरी खोटी सुना दी, जिसे सुनकर उर्मिला जी बुत बन के बैठी रह गई। यह कोई आज की नई बात नहीं थी। जब से बहू घर में ब्याहकर आई है तब से ही अपने मायके से आए फर्नीचर की धौंस दिखाती रहती है। कुछ दिन पहले की बात है, उर्मिला जी सुबह की चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई थी। उधर से ही अपने पति को आवाज़ दी, आ जाइए, चाय बन गई है। दोनों पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय को पी लेते हैं। उर्मिला जी और उनके पति को सुबह जल्दी उठने की आदत है। उर्मिला जी 5 बजे उठकर बाहर के आंगन में झाड़ू लगा देती है। तब तक उनके पति भी बाहर से टहलकर आ जाते हैं। उर्मिला जी नहा धोकर पूजा करती है। 7 बजे तक वह अपनी सुबह के सारे कामों से फ्री हो जाती है। तब तक बेटा बहू सोते रहते हैं। उर्मिला जी ज़्यादातर समय तो वह चाय अपने कमरे में ही पीती है, लेकिन आज उन्होंने चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख ली और वहीं बैठकर पीने लगी। बहू जब सो के जागी तो देखा उसकी सासू माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी बैठी चाय पी रही है। उसने आओ देखा ना ताओ और अपने सासू माँ से चिल्लाते हुए बोली, आप तो हमेशा अपने कमरे में चाय पीती हो, फिर आज डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्यों पी रही हो? आपको पता है मैंने रात को ही डाइनिंग टेबल साफ करके डाली थी। तुमने उस पर चाय और नमकीन गिराकर गंदी कर दी है। अब नाश्ता करने के बाद पूरी डाइनिंग टेबल को साफ कर देना। बड़ा डाइनिंग टेबल पर खाने का शौक चढ़ा है। पहले तो कभी घर में डाइनिंग टेबल थी नहीं, लेकिन जब से आई है देख रही हूँ दोनों समय का खाना डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाती हो। माँ जी, मेरे पापा ने दहेज में जो कुछ दिया है मेरे इस्तेमाल करने के लिए दिया है, आपके लिए नहीं। क्या जब देखो तब कभी सोफे पर पैर रखकर बैठी रहती हो तो कभी डाइनिंग टेबल पर। आए दिन निशा अपनी सासू माँ को इसी तरह अपने महंगे फर्नीचर की धौंस दिखाती रहती थी। उर्मिला जी के बेटे की शादी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। उनकी बहू घर के माहौल को ना ही तो अच्छी तरह से समझ पाई थी और ना ही समझने की कोशिश कर रही थी। उर्मिला जी बोली, ठीक है बहू, मैं तुम्हारी डाइनिंग टेबल को अच्छी तरह से साफ कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। मुझे घर की चीज़ों का ख्याल रखना आता है। इतना कहकर चाय पीने के बाद उर्मिला जी सारे बर्तनों को सिंक में डाल देती है और अंदर से एक सूखा कपड़ा लाकर पूरी डाइनिंग टेबल को साफ करती है। फिर थोड़ी देर बाद जब निशा नहाकर रसोई में आई तो उर्मिला जी से बोली, आपको पता है मेरे पापा ने दहेज में सारा फर्नीचर मेरी पसंद का दिया है, वो भी बहुत महंगा। मेरे दहेज का कोई भी सामान ऐसा वैसा नहीं है। A1 क्वालिटी का है। मेरा जितना भी फर्नीचर आया है सब सागौन की लकड़ी का बना हुआ है। पर आपने तो कभी ऐसा फर्नीचर देखा भी नहीं होगा। आपके घर में है ही क्या? ना तो सोफ़ा, ना ही डाइनिंग टेबल, ना टीवी है और ना ही फ्रिज। शुक्र है मेरे पापा ने मेरी शादी में यह सब दिया।
तो कम से कम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना तो खा रही हूँ और सोफे पर बैठकर टीवी तो देख रही हूँ, वरना ज़मीन पर चटाई बिछाकर मुझे खाना खाना पड़ता। रसोई में गोभी की सब्जी काटते हुए उर्मिला जी बोली, बहू, कभी इन चीज़ों की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, इसलिए नहीं खरीदा। और फिर तुम्हें शायद पता नहीं है कि शेखर के पिताजी की जितनी इनकम थी वह सारी उसकी पढ़ाई लिखाई में लगा दी। हमने घर की कोई चीज़ भले ही ना खरीदी हो, लेकिन अपने बेटे शेखर की पढ़ाई में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी तो आज वह इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है। हमने अपने बेटे की पढ़ाई पर पानी की तरह पैसा बहाया है। अगर बेटे को ना पढ़ा करके हम घर का सामान खरीदने जाते तो शायद आज हमारे घर में सामान रखने की जगह ना होती। इतना सामान होता मेरे घर में। अपनी सास की बात सुनकर निशा तिलमिला गई और चिड़चिड़ाते हुए बोली, माँ जी, अपने बेटे को पढ़ाया तो कौन सा बड़ा काम किया है। हर कोई अपने बेटे को पढ़ाता है, सभी अपने बच्चों पर ही पैसे खर्च करते हैं। मेरे पापा ने भी मुझे पढ़ाया है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ किया है। यह नहीं कि अपने बेटे को ही पढ़ाते रहे। मेरे मायके में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। डाइनिंग टेबल से लेकर सोफ़ा, टीवी, मिक्सी, माइक्रोवेव, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है आपके घर में तो सारे सामान पुराने ज़माने के चल रहे हैं, उन्हीं से आप काम चलाती थी। उर्मिला जी को बहू की बातें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन बहू उनकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस अपने मायके के गुणगान गाए जा रही थी। उर्मिला जी अपनी बहू की किसी बात का जवाब नहीं देती है। उन्हें लगता है कि अभी बहू घर में नई नई आई है, धीरे धीरे घर के माहौल में ढल जाएगी और अपने मायके की जो हेकड़ी दिखाती है वह भी कम हो जाएगी। उर्मिला जी अपनी बहू को घर का माहौल समझने के लिए समय देती है कि धीरे धीरे बहू सब कुछ समझ जाएगी। लेकिन निशा के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता है। वह जब देखो तब अपनी सास की बेइज्जती कर देती थी, ससुर की बेइज्जती करने से भी पीछे नहीं हटती थी और अपने मायके के तो इतने गुणगान बखानती है कि सुनते सुनते उर्मिला जी के कान दुख जाते थे। अपनी शादी में लेकर आई दहेज की वह हर समय धौंस दिखाती रहती थी, लेकिन उर्मिला जी बहुत ही नरम दिल और अच्छे स्वभाव की महिला थी। वो अपने घर में कलेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए बहू की बातें भी चुपचाप सुन लेती थी। एक दिन पड़ोस की कुछ औरतें उर्मिला जी से मिलने के लिए आई। उर्मिला जी की बहू अपने कमरे में आराम कर रही थी। उर्मिला जी अपनी सहेलियों के लिए चाय पकौड़े बनाकर अपने कमरे में ले गई। उनमें से एक सहेली उर्मिला जी से बोली, अरे उर्मिला, अब तो तेरे घर में डाइनिंग टेबल आ गई है, तो क्यों ना चलो बाहर हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही चाय पकौड़ों का मजा लेते हैं। हम भी तो देखें आखिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने में कैसा लगता है। हमने तो कभी नहीं खाया है। उर्मिला जी सहेली की बात को टाल न सकी, लेकिन उनके मन में यह भी लग रहा था कहीं उनकी बहू जाग गई और सबके सामने कुछ कह दिया तो वह क्या कहेगी, सबको क्या जवाब देगी, क्योंकि उन्हें बहू की बातों का कोई भरोसा नहीं था कि कब क्या बोल दे। उनकी बहू जरा सी भी समझदारी नहीं दिखाती थी। सहेली के कहने पर उर्मिला जी बाहर आकर बहू की डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और उनके साथ चाय पकौड़ों का आनंद लेने लगी। चाय नाश्ते के साथ साथ उनकी हंसी मजाक भी चल रही थी। अचानक से निशा जाग गई। बाहर आवाज़ सुनी तो कमरे से निकल कर आई और डाइनिंग टेबल पर उर्मिला जी को उनकी सहेलियों के साथ बैठा हुआ देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने यह भी नहीं देखा कि उसकी सासू माँ की सहेलियाँ बैठी हुई है। वह अपनी सास से चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, तुमसे कितनी बार कहा है मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना मत खाया करो। जब भी कुछ खाती हो गिरा देती हो। अरे खुद तो बैठी हो और पूरे मोहल्ले भर को मेरे डाइनिंग टेबल पर बैठाया हुआ है। और तो और खाने की भी तमीज नहीं है, जगह जगह टेबल पर चटनी गिरा दी है। इतना ही डाइनिंग टेबल पर बैठने का शौक है तो अपने लिए एक अलग से डाइनिंग टेबल क्यों नहीं खरीद लेती हो। उठो मेरे डाइनिंग टेबल से और नीचे ज़मीन पर चटाई बिछाकर बैठ जाओ। वहीं तुम्हें जो कुछ खाना है फैलाना है करो, पर मेरी डाइनिंग टेबल से हट जाओ। और हाँ, हटने के बाद मेरी डाइनिंग टेबल को
अच्छे से कपड़े से साफ भी कर देना। उर्मिला जी अपनी बहू का मुंह ताकती रह गई। साथ में पड़ोस की जो औरतें उर्मिला जी की सहेलियां थीं, वह भी बहू का मुंह ताकते रह गई कि आखिरकार उर्मिला जी ने ऐसा क्या कर दिया है जो बहू उनको इतनी खरी खोटी सुना रही है। लेकिन बहू तो किसी की भी इज्जत नहीं करती थी, वह तो अपनी ही अकड़ में रहती थी। शायद कहीं ना कहीं उसके संस्कारों में कमी थी, तभी वह अपने बड़े बुजुर्गों से इतनी बेइज्जती, इतनी बेशर्मी से बात करती थी। तभी उर्मिला जी का बेटा शेखर भी कमरे के बाहर खड़ा निशा की सारी बातों को सुन लेता है और यह भी देख लेता है कि डाइनिंग टेबल पर उसकी माँ और पड़ोस की कुछ औरतें बैठी हुई हैं। तो वह बात को संभालते हुए बोला, अरे माँ, निशा तो मजाक कर रही थी। आप लोग आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना चाय नाश्ता करिए। और निशा, तुमने मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ रख दी है? वह नहीं मिल रही है, जरा एक बार निकाल दो। किसी तरह से बहाने करके वह निशा को कमरे में ले गया। निशा कमरे में आ तो गई, लेकिन अपने पति से आंखें तरेरते हुए बोली, शेखर, तुमने मुझे वहाँ चुप रहने के लिए इशारा क्यों किया और उन लोगों को डाइनिंग टेबल से क्यों नहीं उठने दिया? तुम्हें पता है कितनी महंगी डाइनिंग टेबल है? मेरे पापा ने यह डाइनिंग टेबल अलग से मेरी पसंद की शहर की सबसे बड़ी दुकान से खरीदी है। पता है, तुम्हारी माँ जब भी मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ खाती पीती है तो उस पर ज़रूर गिरा देती है। अगर लकड़ी पर पानी या लिक्विड लगेगा तो मेरी डाइनिंग टेबल तो खराब हो जाएगी। अभी के अभी बाहर जाओ और उन लोगों को डाइनिंग टेबल से उठने के लिए बोलो। मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठकर किसी को कुछ भी खाने की इजाज़त नहीं है। उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे, या फिर माँ जी को मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने की तमीज़ सीखनी पड़ेगी, तभी वे मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा सकेंगी। शेखर को अपनी पत्नी की बातों को सुनकर बड़ा अटपटा लगता है कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने के लिए तमीज़ की क्या ज़रूरत है? क्या मेरी माँ को खाना खाना नहीं आता है? अरे, मेरी माँ को खाना खाने के साथ साथ पूरे घर को संभालना और तरह तरह का स्वादिष्ट खाना बनाना सब कुछ आता है। लेकिन निशा तो पता नहीं किस दुनिया में रहती है, किस घमंड में खोई रहती है। उसे तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की चीज़ उसी के पास है और वही सर्वगुण संपन्न है। मेरी माँ को तो कुछ समझती ही नहीं है। आज उसने सबके सामने मेरी माँ की बेइज्जती की है। यह निशा ने अच्छा नहीं किया है। पहले तो शेखर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि निशा किसी के डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा लेने से वह घिस थोड़ी ना जाएगी, और मेरी माँ भी इस घर की सदस्य है तो वह डाइनिंग टेबल को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती। लेकिन पता नहीं निशा को क्यों अपनी सास से चिढ़ थी। उसे पसंद ही नहीं था कि उसकी सासू माँ उसकी बराबरी में बैठ कर के खाना खाए, उसके जैसा व्यवहार करे, क्योंकि वह खुद को बड़ा पढ़ा लिखा और आज के ज़माने का समझती थी। उसे लगता था वह पढ़ी लिखी है, आज के ज़माने की एजुकेटेड लड़की है। लेकिन उसकी सासू माँ तो अनपढ़ गंवार है, ना तो उसे पढ़ना आता है ना लिखना आता है। फिर वह उसकी बराबरी कैसे कर सकती है? उसे बिल्कुल पसंद नहीं था अगर कभी उसकी सासू माँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ खा रही होती थी तो वह उनको तुरंत उठने के लिए बोल देती थी। डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई पड़ोस की औरतें उर्मिला जी से बोली, अरे उर्मिला, तू तो अपनी बहू से बचकर ही रहना। तेरी बहू तो बहुत ही तेज तरार है। तुम तो ठहरी गांव की सीधी सादी। देख लेना, आज डाइनिंग टेबल पर बैठने नहीं दे रही है। कल को ऐसा ना हो कि घर में ही ना बैठने दे, तुम्हें घर से निकाल दे। नहीं नहीं, मेरी बहू ऐसा कभी नहीं करेगी। शेखर ने कहा था ना कि वह तो मजाक कर रही थी। बात को बनाते हुए उर्मिला जी बोली। सभी के चले जाने के बाद उर्मिला जी अपने कमरे में आई और इतनी देर से अपमान का घूंट पीकर जो बैठी थी, फूट फूट कर अपने कमरे में आकर रोने लगी। कमरे में बैठे हुए उर्मिला जी के पति पूछते हैं, अरे उर्मिला, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या पड़ोस की औरतों ने कुछ कह दिया है? उर्मिला जी बड़ी बड़ी हिचकियाँ लिए जा रही थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। महेश जी अपनी पत्नी को एक गिलास पानी देते हुए बोले, उर्मिला, एक लंबी सांस लो, उसके बाद बताओ कि क्या हुआ है। थोड़ा शांत होने के बाद उर्मिला जी ने अपनी पति को बहू की सारी बातें बता दी
और यह भी बता दिया कि रसोई में जब देखो तब बहू अपने चीज़ सामान की हैकड़ी दिखाती रहती है कि मेरे पापा ने यह दिया है, मेरे पापा ने वह दिया है। तुमने तो यह सब कभी देखा भी नहीं होगा। अब बताओ, मैंने नहीं देखा तो इसमें मेरी क्या गलती है? यह मुझे क्यों सुनाती रहती है? मेरे पास जितना था मैं उतने में खुश थी। अब मैं बहू की डाइनिंग टेबल पर कभी नहीं बैठूंगी। मैंने तो सोचा था बहू नई नई इस घर में आई है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, लेकिन आज तो हद ही हो गई। पड़ोस की औरतों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मुझे नहीं खाना उसके डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना। मैं तो अपनी दरी पर बैठकर ही खाना खा लिया करूँगी। पहले भी तो ऐसे ही खाती थी। उर्मिला जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली। अपनी बहू की बातों को सुनकर महेश जी को बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, लेकिन बहू के स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। वह छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उर्मिला जी को डांट देती है। यहाँ तक कि अगर उर्मिला जी कभी बहू के कमरे में जाती है तो खड़ी रहती है। बहू तो उन्हें बैठने तक के लिए नहीं कहती। उसे पसंद नहीं है कि उसकी सास उसके बेड पर बैठे। इसी वजह से उर्मिला जी ने अब तो बहू के कमरे में भी जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि बहू आराम से पैर फैलाकर बेड पर बैठी रहे और वह खड़ी रहे। शेखर अपने घर के सारे माहौल को देख रहा था। उसे भी यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा है। आज मेरी माँ के सुख के दिन आए हैं तो उसकी पत्नी माँ को जब देखो तब बेइज्जत कर देती है। जो उसके मुंह में आता है वही बोल देती है। एक दिन शेखर अपनी माँ के कमरे में आया और अपनी माँ से कुछ सलाह मशवरा किया और कहा, माँ, मैंने जैसा कहा है आपको वैसा ही करना है। उर्मिला जी अपने बेटे की बातों में हाँ में हाँ कर देती है। दूसरे दिन निशा देखती है कि घर के बाहर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, जिसमें से कुछ सामान उतर रहा है। निशा अपनी सास को आवाज़ लगाती हुई बोली, अरे माँ जी, जरा देखो तो, दरवाजे पर कोई आया है। लगता है कोई गलती से सामान हमारे घर ले आया है। निशा 2-3 बार आवाज़ लगाती है, लेकिन उर्मिला जी तो घर पर थे ही नहीं और ना ही शेखर और उसके पिताजी थे। आखिरकार निशा को खुद ही उठकर अपने कमरे से बाहर आना पड़ता है। निशा उस ट्रक वाले से पूछती है कि यह किसका सामान है। ट्रक वाले ने निशा से कहा, मैडम, आपके घर में कुछ सामान मंगवाया गया है, मुझे सामान उतारना है। आप बताओ मैं यह सामान कहाँ रखूँ? निशा हैरान होते हुए बोली कि मेरे घर में इतना सारा सामान मंगवाया गया है और मुझे पता भी नहीं है। अच्छा भैया, क्या क्या मंगवाया है, ज़रा मुझे लिस्ट तो दिखाओ। ट्रक वाले ने निशा के हाथ में एक लिस्ट थमा दी, जिसमें कुछ सामान लिखा हुआ था। लिस्ट पढ़कर निशा के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें 2 लाख की डाइनिंग टेबल मंगवाई गई है, साथ ही 1 लाख का सोफ़ा मंगवाया है, एक बड़ा सा टीवी है और एक 50,000 का बेड है। इतना बड़ा बिल देखकर निशा को चक्कर आ गया। उसने सोचा शायद यह ट्रक वाला गलत जगह पर लेकर आ गया है। वह ट्रक वाले से एड्रेस मांगती है। जब एड्रेस को देखती है तो फिर से चौंक जाती है, क्योंकि एड्रेस तो इसी घर का है। निशा हड़बड़ाकर अपने पति को फ़ोन करती है। तभी उसे सामने से शेखर आता दिखाई दिया। उसके सास ससुर भी शेखर के साथ चले आ रहे थे। उन्हें देखकर निशा सुकून की सांस लेती है कि चलो अभी यह लोग आ गए हैं तो पता चल जाएगा कि यह सामान किसने मंगवाया है। निशा अपने पति शेखर से बोली, शेखर, घर में इतना सारा सामान किसने मंगाया है? शेखर निशा की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, अरे निशा, यह डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, बेड, टीवी सब कुछ मैंने मंगवाया है। क्या शेखर, तुम पागल हो गए हो? जो इतना महंगा सामान, 2 लाख की डाइनिंग टेबल मंगवाई है। तुम्हें पता तो है मेरे पास तो डाइनिंग टेबल पहले से ही है और यह सोफ़ा, टीवी, बेड सब तो है। फिर तुमने मेरे लिए यह सब क्यों मंगवाया है? नहीं निशा, यह डाइनिंग टेबल तुम्हारे लिए नहीं है। यह डाइनिंग टेबल मैंने अपनी माँ के लिए मंगवाई है। क्या माँ के लिए मंगवाई है? तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं निशा, दिमाग मेरा खराब नहीं है, दिमाग तुम्हारा खराब है। इसलिए तुम्हारा दिमाग ठीक करने के लिए मैंने अपनी माँ के लिए यह सारा सामान मंगवाया है। लेकिन शेखर,
मेरे मायके से आए हुए सामान से ही घर भरा हुआ है, दूसरा सामान रखने के लिए जगह ही नहीं है। फिर तुम यह सब कहाँ रखोगे? निशा, मेरी माँ के इतने बड़े घर में तुमने अपने मायके का डाइनिंग टेबल और सोफ़ा डाल रखा है, लेकिन तुम्हारे डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर भी मेरी माँ का हक नहीं है। तो फिर मेरी माँ के घर में भी तुम्हारे मायके से आए सामान को रखने के लिए अब कोई जगह नहीं है। अब तुम जल्द से जल्द अपना सोफ़ा और डाइनिंग टेबल और यह जो कुछ भी तुम दहेज में लेकर आई हो ना, सब अपने पापा के घर शिफ्ट कर दो, क्योंकि यह घर मेरी माँ का है। इस घर में मेरी माँ के लिए जो सामान मंगवाया गया है वही रखा जाएगा। शेखर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने मायके का सामान कैसे वापस भेज सकती हूँ? क्यों नहीं भेज सकती हो? वो सोफ़ा, डाइनिंग टेबल और वह सारा सामान तुम्हारे पापा ने दिया है, तो तुम अपने पापा के घर ले जाकर ही रखो। मेरी माँ के घर में रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने हर एक सामान की धौंस मेरी माँ को दिखाती हो। अरे यह तो मेरी माँ का बड़ा दिल है जो उन्होंने अब तक अपने घर में तुम्हारा सामान रखने की इजाज़त दी है। इसलिए अब मैंने अपनी माँ के लिए डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, बेड सब कुछ खरीद लिया है। अब वह अपने घर में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल पूरे हक के साथ करेगी। तुम्हारी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। शेखर की बातें सुनकर निशा घबरा जाती है कि वह अपने सामान को मायके वापस कैसे भेज सकती है। अगर वह अपने सामान को मायके भेज देगी तो फिर वह उस सामान का इस्तेमाल कैसे करेगी और मायके वालों को क्या जवाब देगी? वह भागकर उर्मिला जी के पास गई और बोली, माँ जी, अब मैं आपको अपने सामान को इस्तेमाल करने से मना नहीं करूँगी। आप इस सामान को वापस कर दीजिए। आपको जैसे भी इस्तेमाल करना है आप मेरे सामान को इस्तेमाल कर सकती है। मैं आपको कभी मना नहीं करूँगी। आप ही सोचो, मैं अपने सामान को क्या कहकर मायके भेजूँगी? और क्या इस घर पर मेरा हक नहीं है जो मैं अपना सामान भी नहीं रख सकती हूँ? पास में ही खड़े उर्मिला जी के पति बोले, बहू, तुम्हारा इस घर पर हक तो पूरा है। हमने तो तुम्हें हमेशा अपने घर का सदस्य ही माना है, लेकिन शायद तुम हम सबको अपना परिवार नहीं मानती हो, तभी तो तुम अपनी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करने देती हो। इसलिए तो यह सब सामान मंगवाना पड़ा है। पता नहीं आजकल कैसा ज़माना आ गया है। लड़कियां ससुराल में कदम रखती नहीं कि तेरा मेरा करने लगती है। अपने हर एक सामान पर अपना अधिकार जमाने लगती है। सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं करती है, जबकि वह यह भूल जाती है कि जिस घर में वह शादी करके आई है उस घर पर सबसे पहला अधिकार उसके सास ससुर का है। आज निशा को समझ में आ गया था कि सच में उसकी सास ससुर जी और उसके पति बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उसको इस घर में आए हुए अभी 2-2.5 महीने हुए थे, लेकिन इस पूरे घर में वह पूरे अधिकार के साथ रहती थी, पूरे घर में घूमती फिरती थी। उसकी सास ने उसे कभी किसी कमरे में जाने से मना नहीं किया, जबकि पूरा घर उसके सास ससुर का बनवाया हुआ था। लेकिन मायके से आई हुई चीज़ों को निशा अपने सास ससुर को इस्तेमाल नहीं करने देती थी, उस पर अपना अधिकार जताती थी। आज निशा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, इसलिए वह कभी उर्मिला जी के पास हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी, तो कभी अपने पति शेखर के पास जा रही थी और बार बार एक ही बात बोल रही थी, आप इस सामान को वापस कर दो। अब कभी भी मैं अपने सामान को इस्तेमाल करने से नहीं रोकूंगी। शेखर को जब समझ में आ गया कि निशा को उसने सीख दे दी है, उसे सबक सिखा दिया है, तो वह ट्रक वाले से कुछ बात करता है, 1000 रुपये उसके हाथ में थमाता है और सामान को वापस कर देता है। दोस्तों, बहुत से घरों में आज भी ऐसा होता है कि बहू ससुराल में कदम रखती नहीं, आते ही तेरा मेरा करने लगती है। उन्हें पति के साथ रहना तो पसंद है, लेकिन उसके माता पिता के साथ नहीं। तो दोस्तों, आज शेखर ने अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए जो तरीका अपनाया, क्या वह सही था या गलत? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।